आज हम जापान के प्रधानमंत्री की शक्ति पर निधन करेंगे। जैसा कि विदित है कि जापान के नए संविधान के द्वारा, जिसे सोवियत संविधान के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 3 मई 1947 लागू किया गया था। इस संविधान के द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है कि उस देश में कार्यपालिका के 2 प्रकार के प्रधान होते हैं, 2 प्रधान होते हैं। एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से शासन की सभी शक्तियां औपचारिक प्रधान में निहित बन जाती हैं, लेकिन सबका अपने वास्तविक प्रधान पर किया जाता है, अर्थात देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री द्वारा किया जाता है। तो कहने में था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, काउंसिल हेड के रूप में काम करता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ही होता है, अर्थात ब्रिटिश सम्राट की भांति वह केवल राज्यकर्ता शासन नहीं करता है। तो कहने में था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट को वास्तविक शासन के क्षेत्र में कोई भी अधिकार शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, उसी प्रकार के कोई भी अधिकार, कोई भी शक्ति जापान के सम्राट के पास नहीं होती है। यद्यपि ब्रिटेन का सम्राट प्रशासन के संबंध में सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है, सरकार सूचना देने से इनकार नहीं कर सकती है, लेकिन जापान के सम्राट का इसका अधिकार नहीं होता है। वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत अधिक प्रभाव होता है। उसी प्रकार से जापान का प्रधानमंत्री भी प्रशासन के क्षेत्र में वास्तविक प्रधान की हैसियत से काम करता है, अर्थात प्रशासन के क्षेत्र में सरकार के जितने भी निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उन सभी प्रधानमंत्री की राय को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री के निर्णय ही सर्वोपरि माने जाते हैं। जापान के संविधान में कुल 11 अध्याय हैं और इस प्रत्येक अध्याय में किसी न किसी प्रकार की बात का विशेष उल्लेख किया गया है। जापान के संविधान के 4थे अध्याय में मंत्रिमंडल की रचना और विशेषत्व को उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा की जाती है। लेकिन यह केवल औपचारिकता ही होती है। प्रधानमंत्री के लिए जिस पद की जो प्रधानमंत्री नियुक्ति के जो इस प्रकार की उसमें नियम की बात होती है, विधि की बात होती है, की बात होती है, अर्थात जापान के सम्राट के द्वारा डायट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। अर्थात डायट के बिना किसी भी मनोनीत व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर जापान का सम्राट प्रधानमंत्री पर नियुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन कहने में था कि जापान की डायट 2 शब्द होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सभा सदन। प्रतिनिधि सभा जापान की डायट का शब्द होता है और सभा सदन जापान की डायट का द्वितीय सिस्टम माना जाता है। कहने में था कि जापान में डायट के दोनों समूह के द्वारा बहुमत द्वारा समर्थित व्यक्ति को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः जब ये प्रधानमंत्री पद को लेकर के उसके मनोनयन को लेकर के जापान की डायट के दोनों समूह में यदि किसी प्रकार का कोई गतिरोध होता है, अर्थात एक राय नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मनोनयन के प्रकरण को समझौता समिति पर दिया जाता है और समझौता समिति के द्वारा दोनों ही सदनों के मध्य विवाद के समाधान करने का प्रयास किया जाता है, समझौता करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब समझौता समिति को इस उम्मीदवार के लेखों के उत्पन्न विवाद को समाप्त करने की सत्ता प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही जापान के सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही डायट के द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती है जापान के सम्राट द्वारा दिलाई जाती है। तो जापान का जो सम्राट होता है उसको के प्रधानमंत्री नियुक्ति के रूप में डायट के व्यक्ति को ही नियुक्त करना होता है, अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में जापान का सम्राट की भांति ब्रिटेन का सम्राट भी किसी प्रकार से अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। कहने में था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, अर्थात 18वीं सदी में जिस प्रकार से हैनोवर वंश के राजकुमार दोनों ही जातियों की भाषा की जानकारी होती है, इसलिए भाषा की अनभिज्ञता के कारण दोनों राजकुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया। उसके पश्चात सर रॉबर्ट वालपोल के द्वारा जो मंत्रिमंडल सदस्य था, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने का कार्यक्रम मिल जाता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री पद अस्तित्व आया है। लेकिन जापान के नए संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है, ये कोई विकास की देन नहीं है, बल्कि ये संविधान की देन है, अर्थात
तो आइए आज हम बात करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री द्वारा कौन-कौन सी शिष्टता प्रयोग किया जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में जापान के सम्राट के द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला जो काम किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल का निर्माण, जीवन एवं अंत का कार्य। कहना यह है कि जापान में संसदीय शासन प्रणाली के प्रचलन के कारण देश का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रधान होता है, वह समकक्ष में प्रथम होता है, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्यों में 100% होती है, प्रधानमंत्री में होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही अपने मंत्री के सदस्य का चयन किया जाता है, यदि कोई नीति सम्राट दल हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जिन सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है, उन्हीं व्यक्ति की नियुक्ति मंत्री के रूप में सम्राट दल हो जाती है और प्रधानमंत्री की परामर्श अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार ही उनके मध्य विभाग का विभाजन यथाप्रकार किया जाता है। कहना यह होता है कि ये प्रधानमंत्री साहब डिबेट करता है कि वह अपने दल के किसी सदस्य को मतलब विस्तार देना चाहता है, उसे सम्मिलित करना चाहता है, इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। लेकिन कई बार जो दल के महत्वपूर्ण जो बहुत बड़े सदस्य होते हैं और बहुत सारे व्यक्ति के नहीं होते हैं, इस प्रकार के अन्य चाहते भी उन्हें प्रधानमंत्री को अपने मंत्री के साथ देना ही होता है। अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में जितनी स्वतंत्रता, जितनी लिबर्टी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है, उतनी स्वतंत्रता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती है और जापान के प्रधानमंत्री के पास नहीं होती है। अर्थात ये चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे प्रभावशाली दल के सदस्य होते हैं और बहुत अधिक बड़े सदस्य होते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना प्रधानमंत्री की मजबूत नीति व्यवस्था होती है। लेकिन किस सदस्य को मंत्री में स्थान देना चाहता है, यह सब प्रधानमंत्री साहब डिपेंड करता है। एक बार मंत्रिमंडल का निर्माण करने के बाद वह यदि किसी विभाग के मंत्री के कार्य के प्रति कार्य संख्या अगर वो संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके विभाग को परिवर्तन कर सकता है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट का प्रचार दे सकता है, अर्थात उस विभाग के मंत्री को अपने पद से हटा सकता है, त्यागपत्र मान सकता है। और इसी के आधार पर संपूर्ण मंडल जो जीवन होता है, जो कार्यकाल होता है, वह सब प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य के कार्य से अगर संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे त्यागपत्र मान सकता है, ऐसे स्थिति में उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं अगर प्रधानमंत्री से त्यागपत्र दे देता है, तो इस स्थिति में न केवल प्रधानमंत्री त्यागपत्र मान जाता है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का जीवन ही का उस अंत हो जाता है, अर्थात संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता है। तो कहना यह था कि मंत्रिमंडल का निर्माण, उसका जीवन और उसका ग्रंथ करने की बात होती है, वह प्रधानमंत्री के पास होती है। ब्रिटेन में जिस प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा को विघटित करने की बात सम्राट होती है, लेकिन ब्रिटेन में परंपरा स्थापित हो चुकी है कि इस अधिकार का प्रयोग ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार प्रधानमंत्री करेगा, उसी प्रकार से प्रतिसभा को विघटित करने की बात होती है, सम्राट के पास होती है। लेकिन सम्राट इस अधिकार का प्रयोग जब तक नहीं कर सकता है जब तक प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिसभा को डिसमिस करने की सिफारिश की जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है कि वह समय से पूर्व प्रतिसभा को सम्राट के माध्यम से डिसमिस करा सकता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जो प्रतिसभा होती है वो डिसमिस हो जाती है और संपूर्ण देश का मंत्रिमंडल होता है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में और उसके जीवन और उनका जो महत्वपूर्ण कार्य होती है, इनमें सभी प्रकार की स्थिति होती है। समकक्ष में जापान के प्रथम स्थिति प्रथम होती है, अर्थात वह इस कैबिनेट स्थिति की हैसियत से, प्रशासनिक हैसियत से बहुत अधिक काम होता है। दूसरे प्रकार की बात होते हैं सभापति का अधिकार। जिस प्रकार से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की बैठक में जिसका प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से जापान में भी प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक की सभापतित्व किया जाता है, उसकी अध्यक्षता करने का काम भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। देश का प्रधानमंत्री आयोजित कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख जो प्रस्ताव तैयार करता है और विचार पेश करता है, और जितने भी जो एड्रेस होते हैं, मीटिंग्स की बैठक होती है, उनके अध्यक्षता करने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है कि डाइट के तरफ कौन सी महत्वपूर्ण जो विधेयक जो तैयार किए
वार्षिक बजट बोलते रूप दिया जाता है और सभी प्रकार के जो चर्चाएं होती है, परिचर्चाएं होती है, मंत्री के अध्यक्षता में, प्रधान के अध्यक्षता में इस तरह के काम होते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल की बैठक में सभापति को अध्यक्षता के नाम में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तीसरी बात करते हैं परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों का संचालन अर्थात चाहे विदेश विभाग का प्रभार प्रधानमंत्री के पास होता है या नहीं होता, इसका कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि दुनिया का कोई राष्ट्र शून्य में नहीं रह सकता है। अर्थात ऐसा कोई राज्य ऐसा राष्ट्र नहीं हो सकता है जिसके लिए राज्य के साथ किसी प्रकार की द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध नहीं हो। इसलिए किसी सामान का निर्यात करते हैं और बड़े किसी दूसरे सामान का किसी दूसरे देश से आयात करते हैं, तो एक राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ इस प्रकार के संबंध समझते हैं, वह नीति विदेशी नीति कहलाती है, परराष्ट्र नीति कहलाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि परराष्ट्र संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो दायित्व प्रधानमंत्री बन जाती है, किसी भी राष्ट्र के साथ जिस प्रकार की कोई संधियां की जाती है या कोई समझौता किया जाता है, इस प्रकार की संधि या समझौते पर परराष्ट्र मंत्री की ओर से हस्ताक्षर नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए गए कोई भी संधि या समझौता जब तक लागू नहीं हो सकता है, जब तक देश के प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त हो जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है। इसलिए परराष्ट्र मंत्री का विधिवत संचालन करना भी प्रधानमंत्री का दायित्व माना जाता है। और तीसरा चौथा जो बात की बात जाती है कि दूसरे देशों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्ति की नियुक्ति राजदूत के रूप में की जाती है, पॉलिटिकल एम्बेसडर के रूप में की जाती है, इन सब की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार सम्राट द्वारा की जाती है। तो दूसरे देशों से आए हुए राजदूत के नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी ब्रिटिश सम्राट के बाद ही जापान के सम्राट द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन पर जिसे प्रमाणित करने वाला होता है उसके पास होती है, सम्राट के पास होती है। लेकिन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं विदेशों में जापानी लोग जाकर जो जाते हैं, उनके संपूर्ण अधिकारों को शिक्षा देने का दायित्व भी ये प्रधानमंत्री का माना जाता है। अर्थात उसे कृपा सुरक्षा की संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। मैं बताया कि नियुक्ति जापान के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की जाती है, महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, सदस्य को नियुक्त किया जाता है, नई नई कमेटी गठित की जाती है, इस सब प्रकार के महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं जापान के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जापान का जो प्रधानमंत्री होता है उसे वे सब अधिकार शक्तियां प्राप्त होती है जिस प्रकार के अधिकार शक्ति का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। निश्चित समर्थन रहते हुए, बहुमत रहते हुए वह वे सब काम कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट भी नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, लगभग समकक्ष स्थिति पाई जाती है। ये अपने ही अंतरिम सदस्यों में समकक्ष होते हैं, प्रथम प्रधान माने जाते हैं। आज की तरह करेंगे। धन्यवाद।